हेलो एवरीवन, वेलकम टू IXMB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, कल बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, हमने आपका जो फीडबैक था वो भी सुना, क्या डिफिकल्टी लेवल था। कल मैंने कुछ चीजें डिस्कस भी की थी आपके साथ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ साथ क्या चीजें हुई हैं, तो कल रात भर वही सारी चीजें डिस्कशन हुआ। उसके बाद अभी हमने आपके लिए सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ क्वेश्चंस में एम्बिगिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज होता है। कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये आंसर होगा, बट वो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। ओके, तो अभी हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन और आंसर्स के साथ। यहाँ पे जो हमारा मेन एम रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था और आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करें, वो तो सेकेंडरी चीज रहेगी ही। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है जो नेक्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कि उन्हें क्या चीज फोकस करनी है और क्या इससे आउटकम निकला है। होता है ना, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव में हम लिखते हैं बाय द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल एबल टू डू दिस एक्सरसाइज, या फिर जो भी आपका रहा होगा। मतलब हम जनरली लैब में भी या किसी में भी ये ऑब्जेक्टिव लिखते थे। तो इसके बाद भी आपको एक चीज ये समझ आएगी कि अगर आपको नाबार्ड के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है और अगर आप सिलेबस ओरिएंटेड हैं तो आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप रैंडमली चीजें पढ़ते हैं तो फिर आपको इश्यू हो सकता है। मैं आपको हर एक वीडियो में मैंने लगभग यही कहा होगा कि आप अपने सोर्सेस में भी आपको क्या चीज देखनी है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, समझिए कि पेपर का पैटर्न क्या है और उसके साथ साथ सिलेबस के साथ स्टिक रहना है। मैंने आपके सारे लगभग सारी वीडियोस में इस चीज को फोकस किया। तो 2023 के लिए भी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर करेंगे उनको सिलेबस के साथ स्टिक रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं और साथ ही साथ डिस्कस भी करेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन था, नाबार्ड ने क्यों पूछा होगा। 2 मार्कर क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ था स्वाइन हस्बेंड्री पे। स्वाइन हस्बेंड्री मतलब पिग से रिलेटेड होता है, पिग की बेसिकली रियरिंग को हम स्वाइन हस्बेंड्री कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मुझे ये बताइएगा क्योंकि ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, हस्बेंड्री का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज हस्बेंड्री, मतलब हस्बेंड्री क्या है, क्यों हम वर्ड हस्बेंड्री यूज करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री भी है, स्वाइन हस्बेंड्री है, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा। हस्बेंड्री है क्या, ये आपको बताना है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन था कि प्रोसेस ऑफ पार्टिशन, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ इन पिग इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? तो फैरोइंग उसे कहते हैं। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, कल वो स्पेलिंग मिस्टेक था, उसमें FU हो गया था, FA है। देन जेस्टेशन पीरियड पूछा था स्वाइन का। जेस्टेशन पीरियड में मैंने आपको बताया, आपने कई सारे सोर्सेज देखे होंगे, 114, 115 प्लस माइनस 5, ये रेंज इसमें रहती है। तो 120 डेज भी इसके लिए करेक्ट आंसर था। तो ये भी हमने जब अभी लास्ट दिन रिवीजन था, बूस्टर डोज वाला जो रिवीजन सीरीज थी, उसमें भी मैंने ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। देन पार्टिशन प्रोसेस इन स्वाइन जनरली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, तो ये क्वेश्चन था, जनरली ये देख के लगता है कि ये डिफिकल्ट था कि किस टाइम पे होता है, ऐसा बहुत स्पेसिफिक पूछा गया था। तो ये नाइट टाइम में है, इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया। ये 2 क्वेश्चन आई होप कि सबने किए होंगे। तो बेसिकली कुछ टर्मिनोलॉजी है, अगर आप सिलेबस देखेंगे नाबार्ड का, वहां पे उन्होंने मेंशन किया है एनिमल हस्बेंड्री, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू दैट। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है, आप देखेंगे इधर कैटल के लिए बफेलो के लिए शीप, गोट, पिग, पोल्ट्री, हॉर्सेस, ये हमने सारी यहाँ पे मेंशन की हुई है। प्रीलिम्स में भी मेंस में भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। एक चीज आपने भी ये महसूस किया होगा और कई सारे स्टूडेंट ने बोला भी कि सर जो जैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे वैसे ही तो मेंस के भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव में, है ना। कुछ में था कि पैराग्राफ भी पढ़ना होता है। देन दूसरा जो था पैराग्राफ था वो ई-नेम पे था। क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन वाज ई-नेम लॉन्च, तो मैंने अपनी 6 पॉइंट ट्रिक में भी हमेशा ये बताया है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो ये कब लॉन्च हुई थी? 16 में। फिर ये बेसिकली कहाँ से आया था, आइडिया वाला था, तो राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका का ये मॉडल था। ये भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि उस टाइम पे जो वहां पे गवर्नमेंट थी। Then E-NAM related to the condition as mentioned in the features of E-NAM। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, सेम ये क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, क्योंकि नाबार्ड ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछता है। मतलब पहले भी आप देखेंगे 16, 17, 18, 19 के, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते थे कि वो E-NAM के सारे ऑब्जेक्टिव मेंशन कर देंगे, एक को थोड़ा सा चेंज कर देंगे और उसी को पूछा होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स सेलेक्ट करना होगा। तो स्मॉल ऑफ द आंसर था, मैं आपको शो करूंगा। तो ई-नेम से रिलेटेड क्वेश्चन की कब कहां किसने शुरू किया, तो मैं ये आपको अक्सर बोलता हूं कि आपको हर स्कीम के बारे में ये चीजें कवर करनी है। तो ये हमने डिस्कस भी किया था अभी लास्ट दिन। देन ये क्वेश्चन था, ये हमने अपने रिवीजन उसमें लिया था, विच वन इज नॉट करेक्ट फ्रॉम द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ई-नेम। तो सिमिलर टाइप की चीजें वहीं पे पूछी गई थी कि क्या क्या चीजें, वो एक ऑप्शन वहां पे इनकरेक्ट दिया था। तो जनरली क्या है, ये लर्निंग भी होती है, आप एम एंड ऑब्जेक्टिव हमेशा अच्छे से पढ़े।
मैं इस दो फायदे उससे होते हैं। एक तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि उसके और क्या बेनिफिट्स हैं। जनरली हमको एक चीज पता होता है, तो उसके अलावा भी चीजें हमें पता चलती हैं, तो वो आपको एक तो ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव में भी। जैसे इस बार देखा ना, पीएमएमएसवाई के एम एंड ऑब्जेक्टिव पूछे थे, एंटिसिपेटेड आउटकम्स पूछी थी, तो वो ऐसे अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो चीजें कवर होती हैं। ओके, देन नमस्ते स्कीम पे था, तो नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू सैनिटेशन, तो ये सैनिटेशन से रिलेटेड था नमस्ते स्कीम। तो ये इसमें पॉइंट्स दिए गए थे। अगेन वही क्वेश्चन पूछा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो वहां पे ये वाला ऑप्शन, क्योंकि उसमें स्टेट और नेशनल में कुछ इशू था, ये दोनों चीजें वहां पे मेंशन नहीं थी, तो ये वाला उसमें इनकरेक्ट था। और ये स्कीम बहुत अच्छे से डिस्कस की थी तुषार सर ने, अगर आपने देखा होगा अभी अगस्त के मंथ में उन्होंने बहुत डिटेल में इसको नमस्ते स्कीम को डिस्कस किया था। ओके, सो नेशनल एक्शन फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटरी इकोसिस्टम ये स्कीम है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 500 सिटीज, तो ये क्योंकि पीआईबी में भी इसको बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि पीआईबी हमेशा किस टाइम की इंपॉर्टेंट है, जब आपका एग्जामिनेशन उससे 3 महीने पहले, और उसके साथ साथ आपके एग्जाम से पहले जिस टाइम भी पार्लियामेंट सेशन में है। तो इससे पहले पार्लियामेंट कब सेशन में थी, जुलाई टू अगस्त, जुलाई 15 से अगस्त 15, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस टाइम पे सारे मिनिस्टर्स जो कंसर्न स्कीम्स हैं या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो सारे कुछ वहां पे पीआईबी में रिलीज में आते हैं, तो वहां से ये सारी चीजें कवर होती हैं। तो ये तुषार सर ने कवर किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। अब आप ये चीज देख सकते हैं ना कि ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली पीआईबी से आता है, तो बेसिकली होता क्या, बहुत इनडेप्थ जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत इनडेप्थ अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया ना तो फिर वो सभी के लिए डिफिकल्ट होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आपने जैसे देखा कि अभी हमने स्वाइन हस्बेंड्री से रिलेटेड वाला क्वेश्चन नहीं किया था, तो पार्टिशन किस टाइम पे, अभी किसी स्टूडेंट ने गैस किया, किसी का सही हुआ, किसी का नहीं हुआ, तो गैस किया, सही हुआ, नहीं हुआ, दोनों ही मोर और लेस इक्वल बात ही होती है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा गैस करते हैं ना तो आपका एक भले ही सही होगा, 2-3 तो गलत ही होंगे उसमें, गैस से बहुत ज्यादा काम नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन प्रधानमंत्री आवास योजना पे था। अगेन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जितनी भी स्कीम पूछी गई थी ये सारी वही स्कीम थी जो कि सिलेबस में मेंशन थी। आप नाबार्ड का नोटिफिकेशन खोल के देखेंगे, वहां पे जो सिलेबस दिया है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर का अलग दिया है, रूरल डेवलपमेंट का अलग दिया है। रूरल डेवलपमेंट का 3 पैराग्राफ में दिया है, तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने स्कीम्स मेंशन की हैं। तो जो स्कीम्स उन्होंने मेंशन की हैं वहीं से सारे क्वेश्चन पूछे गए, डिस्क्रिप्टिव भी वहीं से पूछे गए थे। ओके, देन तो यहाँ पे पूछा कि मिनिमम साइज ऑफ हाउस क्या है, वो कितने से कितना कर दिया, तो 20 से 25 कर दिया गया है। देन सब्सिडी से रिलेटेड पूछा गया था कि रूरल एरिया में कितनी है, 1.20 लाख प्लेन एरिया में है, 1.30 लाख रूरल एरिया में है। देन इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कीम दैट इज रिलेटेड टू द क्लीनलीनेस एंड ओडीएफ प्लस, तो ओडीएफ ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ प्लस जिसमें कि हम जो सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट SLWM हम उसे कहते हैं, तो उसकी बात इसमें की जाती है। सिर्फ ओपन डेफिकेशन फ्री ही नहीं करना है, बल्कि जो वेस्ट है उसको भी हम कैसे मैनेज करेंगे ये भी साथ में देखना है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का ये है। अगेन ये दोनों किस मिनिस्ट्री की स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने चीजें डिस्कस की थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आप देख सकते हो उसमें ये सारी चीजें मेंशन रहती हैं। और ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं कि किसी भी स्कीम के बारे में पढ़िए तो आप यही चीज पढ़ेंगे, किसने लॉन्च की, किस मिनिस्ट्री से लॉन्च की, क्योंकि नाबार्ड हमेशा पूछता है कि किस मिनिस्ट्री से लॉन्च की थी। देन स्वच्छ भारत मिशन, तो बेसिकली देखिए एक चीज है कि अभी आपने क्या किया, क्या कर सकते थे, उस पर आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं सो दैट कि जो स्टूडेंट्स आगे प्रिपेयर करेंगे उनको थोड़ा सा पता रहे कि उनको क्या करना है, और जिन्होंने एग्जाम दे दिया है ना वो बहुत ज्यादा इस पे नहीं मंथन करेंगे। आप अपने आगे एग्जामिनेशन के लिए पढ़िए, या फिर आप जो भी आगे आपकी है उसकी चीज के लिए आपको प्रिपरेशन करनी, बहुत ज्यादा पीछे के लिए नहीं सोचना है। जो हो सकता था हुआ, या नहीं हो सकता था नहीं हुआ, वो सारी चीजें नहीं सोचनी है। परंपरागत कृषि विकास योजना पे क्वेश्चन आया था, PKVY इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप सभी को शायद ध्यान होगा। मैंने आपसे कहा था कि इस बार बजट में फोकस किया गया है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे। नेचुरल फार्मिंग
फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट ईयर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से 3 क्वेश्चन आए थे, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, तो उससे हमको ये क्वेश्चन देखने को मिला। अब इसमें क्या पूछा गया था, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नॉलेज के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कौन सी सब स्कीम है। तो अभी इसमें ना बड़ी एम्बिग्यूटी हुई कि कुछ बच्चे कहते कि नहीं सर उसमें ना कुछ अलग सा दिया था, ऐसा नहीं था। अभी उसमें क्या था ये तो पता नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो इसका जो सब पार्ट है या सब स्कीम है वो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है। अब भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो डिफरेंट है, PKVY के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस डिफरेंट है। एक और स्कीम है MOVCDNER, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, तो उसके लिए फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस डिफरेंट है। तो आई होप कि आपने जैसे अभी इसमें रहा होगा, हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बातों से लगा कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है उसके अकॉर्डिंग 12,200 पर हेक्टेयर फॉर द 3 ईयर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। देन ये जो क्वेश्चन आया ये आपको पता है कि फेज 1 में भी आया हुआ था, प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, इकोनॉमिक सर्वे से ही डायरेक्ट मेंशन भी किया था। 2 क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे से हमें देखने को मिले। परसों जब रिवीजन बूस्टर डोज थी, मतलब एक दिन पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसमें भी ये मैंने डिस्कस किया था कि ये चीज पूछा ही जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का है हमारी कंट्री में वो बेसिकली आपको समझना ही होगा ना। नाबार्ड में हमें जॉब करनी है तो नाबार्ड के लिए, या नाबार्ड का जो नाबार्ड जिसमें डील करता है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में, उसका पूरा कंटेक्स्ट हमें पता होना चाहिए। 18.8 देन क्रॉपिंग पैटर्न भाई जिसने बहुत आफत कर रखी है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे हैं, एक्विफर को डिप्लीट कर रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन हमने अपने जो डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट है उसमें भी रखा होगा। कई सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा सर कई क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, तो खैर डायरेक्ट होने का मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट ईयर भी कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, पहला ही क्वेश्चन डायरेक्ट था, लास्ट ईयर MSP पूछा था, जैसे इस बार PMMSY पूछा। डायरेक्ट होने का क्या मतलब है कि चीजें सिलेबस से आई, सिलेबस से आप पढ़ेंगे आपको खुद सारी चीजें डायरेक्ट दिखेंगी, अगर सिलेबस नहीं पढ़ेंगे फिर सारी चीजें इनडायरेक्ट दिखेंगी। तो पैडी, शुगर केन, यही सबसे ज्यादा, कॉटन, यही सबसे ज्यादा अभी हमारा ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करते हैं। देन ये आप देख सकते हैं शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, ये हमने डिस्कस भी किया था। पैराग्राफ ऑन पोल्ट्री आया था। अब पोल्ट्री का जो पैराग्राफ था ये थोड़ा सा था, अब ये केज से रिलेटेड, मतलब मैं इन तीनों को ही डिफिकल्ट मानता हूं कि ये क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक स्टडी है। एंड इसमें भी बैटरी सिस्टम, मतलब डिफरेंट टाइप के केज सिस्टम है, किसमें क्या स्पेसिफिकेशन रहता है, इतना पढ़ना और पढ़ने के बाद उसको रिटेन रखना और फिर वहां पे करेक्टली आंसर करना बिना कंफ्यूज हुए, ये रियली थोड़ा सा डिफिकल्ट था वहां पे। हालांकि ये चीजें तो मतलब ये जितने भी टाइप ऑफ केज सिस्टम होते हैं ये हमने डिस्कस किए ही थे अपनी लाइव क्लासेस में, बट अगेन रियली ये डिफिकल्ट है, मतलब क्योंकि टीचर के लिए कोई एक टॉपिक को पढ़ाना थोड़ा सा आसान है, मतलब मुझे तो एग्रीकल्चर पढ़ाना तो मेरे लिए आसान होगा, बट जब एज अ स्टूडेंट हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसी टाइम में हमको सारे सब्जेक्ट कवर करना है और सबको याद करने की कोशिश भी करना है। देन 1 मार्कर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्ट्रॉबेरी। अब एक ऐसा क्वेश्चन आता ही है, साइंटिफिक नेम हमेशा वो किसी ना किसी चीज का पूछ ही लेते हैं, और उसमें जनरली ये होता है कि आंसर देने की संभावनाएं कम होती हैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाती हैं। फ्रेगेरिया स्पीसीज करके बहुत ज्यादातर जगह पे लिखा रहता है, तो साइंटिफिक नेम स्ट्रॉबेरी का पूछा गया था, तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि बोटेनिकल स्टडी इतनी ज्यादा कोई करता नहीं है। देन साइंटिफिक प्रोसेस पूछी गई थी कि ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट से कैसे कन्वर्ट करते विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म, तो वर्मी कंपोस्टिंग, आई होप ये आपने सबने किया होगा। देन दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि अगर सॉइल का प्रपोर्शन, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सैंड पार्टिकल, देन सिल्ट पार्टिकल, देन क्ले पार्टिकल्स, अगर वो बराबर प्रपोर्शन में है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोम कहते हैं, लोमी सॉइल में क्लासिफाई उसको किया जाता है। देन क्वेश्चन आया था पीडीएस हमने लास्ट टाइम बहुत डिस्कस किया था, फेज 1 में भी काफी ज्यादा डिस्कस किया था, अभी भी इसके लिए एनएफएससी को हमने डिस्कस किया था, मुझे ध्यान आ रहा है कि हमने एक वीडियो में ये डिस्कस किया था डिस्क्रिप्टिव में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, दोनों के डिफरेंस को जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो 1 2 3 तीन चीजें होती हैं इसमें, कोर, सीरियल, व्हीट एंड पैडी, तो इसके लिए पूछा गया था, पैडी के लिए यहाँ पे तो 3 रुपीज पर kg। Then machine which used to separate the seed from the impurities, inert material and adulterants, तो उसके लिए कौन सा सेपरेटर रहता है बेसिकली। अब आप देखेंगे ना इसमें अगेन जो ऑप्शंस थे उससे मैं थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे एयर स्क्रीन क्लीनर है, एयर स्क्रीन सेपरेटर है, तो ये जनरली इनर्ट मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। ये सेपरेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन साइज, मतलब वो सीव्स लगी होती हैं उसके बेसिस पे ये डिफरेंशिएट करता है। मनरेगा में भाई अगर ड्रॉट प्रोन एरिया है तो उसमें 100 डेज की जगह
150 डेज का वर्क दिया जाता है, मतलब 50 डेज एक्स्ट्रा दिए जाते हैं मेन वर्क्स के लिए। देन अच्छा ये क्वेश्चन था, इसमें भी थोड़ा सा मैं देख रहा था काफी डिस्कशन हो रहा था। Which subsidiary of NABARD working with the NBFC is responsible for the financing farmer and cooperatives या corporations? ये आप देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा था, क्योंकि मेरे को जो मैक्सिमम स्टूडेंट से बात करके ये लगा कि ये पूछा गया था कि नाबार्ड की कौन सी सब्सिडरी है जो एनबीएफसीज की हेल्प से फार्मर्स को फाइनेंस करती है। तो उसके हिसाब से आंसर नेप वेंचर होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे नेपकॉन्स का बेसिकली काम कंसल्टेशन का है। नेप किसान जो है, नेप किसान एफपीओस को फाइनेंस करती है, इंडिविजुअल फार्मर्स को नहीं करती है, ये थोड़ा सा देखिएगा। देन ऑर्गेनाइजेशन कंडीशनलिटीज वर फॉलोड इन एग्जीक्यूटिंग द 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया। एलपीजी रिफॉर्म से बहुत उम्मीदें रहती हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि ईएसआई इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आप देखेंगे ना, तो हमारा जो कंट्री का पूरा स्ट्रक्चर है वो वहीं से चेंज हुआ। अभी एक और चीज होती है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ इतना बड़ा इशू है हमारे लिए, खासकर एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि सारा वर्ल्ड एक तरफ, इंडिया एक तरफ हो जाती है। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इंडिया के सपोर्ट में कोई नहीं होता और इंडिया मैक्सिमम टाइम वहां पे जाके अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाता है प्रॉपरली, क्योंकि जो सब्सिडीज वाला इशू है, ग्रीन सब्सिडी, एम्बर सब्सिडी, ब्लू बॉक्स है ना, आपने पढ़ा होगा, तो एम्बर बॉक्स की सब्सिडीज हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्रेड से भी रिलेटेड है, हमारी इकोनॉमी से भी डायरेक्टली वो कोरिलेटेड है। आप अभी देखते ही अभी शुगर एक्सपोर्ट्स को फिर से बैन किया गया, तो उसके इंटरनेशनल क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम तो उसको एक न्यूज के रूप में पढ़ते हैं कि वीट बैन किया गया, ये बैन किया गया, बट डब्ल्यूटीओ का क्या उसमें रहता है, ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है हमें। अगर आपको लगेगा तो कभी हम उसको फिर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। सो ये थे ऑब्जेक्टिव पार्ट। देन अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो डिस्क्रिप्टिव कल मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने जब इसका रिजल्ट आ गया था फेज 1 का। उसके बाद जो शायद पहला ही लेक्चर हुआ था यूट्यूब पे, उसमें मैंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को ही डिस्कस किया था। मैंने बताया था कंपोनेंट्स, देन उसके एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड एंटिसिपेटेड आउटकम्स। जस्ट वही इसमें 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था। देन पीडीएस पूछा गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें क्या लेक्यूने है ना, लेक्यूने क्या क्या है, उसमें क्या गैप्स हैं, वो पूछा गया था, वो भी हमने डिस्कस किया था। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड व्हाई द सोशल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, मैंने आपको कल बताया कि ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किए हैं। अब इसमें मॉडल आंसर तो अभी हम क्या डिस्कस करें, इसके पीडीएफ में हम आपको मॉडल आंसर्स दे देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कैसे हम उसको लिखेंगे यहाँ पे। क्योंकि अब मैं आपको बताऊं कि ये ऐसा लिखना था वैसा लिखना था, आप उसको कंपेयर करेंगे अभी उसका। और पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में आपको उसके जो थीम है उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। बहुत ज्यादा सही बहुत ज्यादा गलत हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। ये भी होता है कई बार कि आपने पॉइंट सही लिखे बट आपने प्रेजेंट वैसे नहीं किया, मतलब आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था वो थोड़ा सा चेंज हुआ। कई बार होता है कि हम नेगेटिव लिख देते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, या एडवाइस के फॉर्म में लिख देते हैं। वो चीजों से थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। ये बेसिकली क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करते हैं, उनको पता ही होगा। तो ये पीएमएमएसवाई हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था। देन पीडीएस का तो हमने डिटेल में डिस्कस किया ही है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, देन इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सोशल फॉरेस्ट्री पे था, इकोनॉमी एंड कंपोनेंट ऑफ एनआरएलएम। ये तीनों ही क्वेश्चन हमने अपने जो डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट थे उसमें दिए थे। 15 मार्क्स वाले थे वो भी दिए थे, ये भी दिए थे। सोशल फॉरेस्ट्री वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, नाबार्ड में पिछले साल एग्रीकल्चर स्ट्रीम में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था। सिमिलरली जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है एनआरएलएम भी पूछा गया था, तब वहां पे वो दिया था कि आपको 3 या 4 स्कीम में से किसी भी 3 स्कीम के बारे में लिखना है, तो उसमें भी एनआरएलएम दिया गया था। अब एनआरएलएम इतनी इंपॉर्टेंट स्कीम है क्योंकि हमने भी जब अपने मॉक टेस्ट बनाए थे उसमें हमने बहुत जगह पे ये किया था। एनआरएलएम को इनडायरेक्टली पूछा गया था, हम लोगों ने जो अपने मॉक टेस्ट में पूछा इनडायरेक्टली पूछा। जैसे एनआरएलएम को इनडायरेक्टली अगर पूछना है तो कैसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि विमेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काम करती है रूरल एरियाज में। तो अगर आप देखेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लाइवलीहुड जनरेशन के लिए जो काम करती है वो एनआरएलएम है। डे एनआरएलएम क्या, एसएचजी फॉर्मेशन के थ्रू आप सभी को पता है, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं, और ये मेजरली है किसके लिए, रूरल विमेन के लिए। तो ये इसका बहुत, और सबसे बड़ी बात क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है ना, उसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। मनरेगा है, एनआरएलएम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो आप देख सकते हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री, उसके ऑब्जेक्टिव एंड कंपोनेंट्स, तो ये हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी था, हमने इसका क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे मेंशन किया था। सिमिलरली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया आफ्टर 1991 गिविंग स्पेशल एम्फेसिस ऑन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस में 2 या 3 टाइप से दिया था
क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि नाबार्ड के जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, देन ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसके साथ साथ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आफ्टर 1991, एलपीजी रिफॉर्म्स। तो ये जो क्वेश्चन थे ना ये डायरेक्ट थे, और कई सारे स्टूडेंट ने, एक स्टूडेंट ने मुझे एग्जाम सेंटर से आने के बाद ही कहा था कि सर वो ना डायरेक्ट ही क्वेश्चन वहां पे पूछे हुए थे। तो अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, पहले भी मैंने आपको बताया है कि उसका क्या मतलब है डायरेक्ट क्वेश्चन आने का, कि अगर सिलेबस को आप देख के पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि वहां पे डायरेक्ट ही पूछे गए हैं। देन ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था कि एनआरएलएम, तो एनआरएलएम हमने यहाँ पे भी डिस्कशन के लिए दिया हुआ था। फूड सिक्योरिटी की बात आती है जिसपे पीडीएस के कंपोनेंट भी आते हैं, और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया था। तो ये सारी चीजें थी, एंड आई होप कि इस बार स्टूडेंट्स का अच्छा हुआ है। अब क्या होता है कि देखो दो चीजें होती हैं, अच्छा होना और अच्छा ना होना। मैं आपको दोनों कंडीशन बताता हूं। फेज 1 का एग्जामिनेशन हुआ, पेपर टफ आया था, किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि किसी का सिलेक्शन होगा। जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट से तो मेरी पहले ही बात हुई थी, उनको भी था कि सर पता नहीं होगा नहीं होगा, इतना डिफिकल्ट पेपर आया था, है ना, फिर सिलेक्शन हो गया। तो क्या होता है अगर पेपर डिफिकल्ट होता है ना तो रिजल्ट तक बहुत ज्यादा टेंशन में, या फिर हम कहते हैं वो एक टाइप का डिप्रेशन होता है। बट पेपर अच्छा हुआ, अब पेपर अच्छा हुआ तो सभी का अच्छा हुआ, तो कम से कम हमें ये तो लगता है कि हाँ हम पेपर करके आए हैं। अभी सिलेक्शन होना या ना होना तो अलग बात है, क्योंकि वो तो आप सभी को पता है एक सिलेक्शन प्रोसेस है, तो डेफिनेटली उसमें आगे धीरे धीरे कम होते हुए जाएंगे। 3000 बच्चे थे, उसमें से 500 बच्चे सेलेक्ट होंगे, देन उसमें फाइनली 160 स्टूडेंट्स फाइनली जो नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर्स बनेंगे। तो वो तो एक सिलेक्शन प्रोसेस है ना, आपको पता है उसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। बट पेपर एक अच्छा होता है तो वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो हमने मेहनत की थी हम वो लिख पाए, मतलब जो हमने मेहनत की वो हमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट भी की है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 2023 के लिए प्रिपेयर करेंगे, जिन्होंने इस बार पेपर दिया या नहीं दिया, उनके लिए क्या लर्निंग्स है। PYQ सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हमने डिस्कस किया ये आप देखिए समझिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ऑब्जेक्टिव के साथ बताया था। उसके साथ बाद ये समझिए कि आपको स्टिक रहना है सिलेबस के लिए, सिलेबस के साथ ARD और ESI में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जितनी स्कीम्स दी है ना पहले आप उनको पढ़ लीजिए, उसके बाद सारी चीजें पढ़िए। और हमेशा जब भी पढ़ते हैं ना एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम के टाइम पे कई सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर 30 में से ना 25 किए, तो 30 में से 30 लाना ऑब्जेक्टिव थोड़ी था, है ना, और 25 भी किए तो कितने सही होंगे कितने गलत होंगे ये नहीं पता। अभी होता है कि कल ही स्टूडेंट्स से जब डिस्कस कर रहे थे तो स्टूडेंट भूल गए कि कौन सा वाला ऑप्शन टिक किया था। ये हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जितने भी स्टूडेंट्स को अब आगे के लिए प्रिपेयर करना है ना, आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। अभी से प्रिपेयर करने में क्या फायदा होता है ना, अभी आप थोड़ा थोड़ा भी टाइम देंगे तो आपको बेसिक चीजें समझ आती रहेंगी और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। क्योंकि जनरली नोटिफिकेशन आने के बाद क्या होता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है बहुत ज्यादा उस दिन जोश हो जाता है कि नहीं अब तो पढ़ना है, जल्दी से फॉर्म भरा, पढ़ना शुरू किया। बट धीरे धीरे ना चीजें फिर वो ऐसे लगता है कि 8 सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े, भारी हो गए। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए अभी से पढ़िए, जितने भी स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोर्स आप लेना चाहते हैं तो आप अभी ले सकते हैं, हम अभी 50% ऑफ इसमें दे रहे हैं ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। बाकी सारी चीजें आप अपनी अच्छे से करिए, अच्छे से पढ़िए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।